सियासी पार्टी की मंशा और मर्जी के बगैर उनके अराकीन को ज़दोकोब कर कर, अगवा कर कर, उनके बच्चों को यरगमाल बनाकर उनसे तरामीम की मंजूरी ली जाए, वो पॉलिटिकल पार्टियां जिन्होंने आईनी तरामीम को मंजूर कराया है, जिंदगी भर उनके सियासी कैरियर पर एक स्याह दब्बे के मानंद होगा। चारों सूबों से मोहसिन रावल साहब जो खुद एक जमात के सरबराह है, खैबर पख्तूनख्वा से सरदार अख्तर बेगल साहब बलूचिस्तान से, फहमीदा मिर्जा साहिबा सिंध से, और मैं यहाँ वफाक और पंजाब से, हमने ये पिटीशन दायर की है, सुप्रीम कोर्ट से इस्तदाद की है कि इस आईनी तरमीम को इन ग्राउंड्स की बुनियाद पर स्ट्राइक डाउन किया जाए। हुकूमत को भी चाहिए कि वो अब जबकि अमेंडमेंट चैलेंज हुई है, वो पार्लियामान को इस मामले में फ्रंट फुट पर रखें। पार्लियामान का जो इस्तेहकाक है दूसरे इदारों के बारे में कानून साजी करने का, वो बिल्कुल आइन में मौजूद है। आइन 2 दफा ये कहता है कि अदालतों के पास उतनी ही अथॉरिटी होगी जितनी आइन उन्हें देगा। अगर पार्लियामान अपने आप को असर्ट करेगी, मैं नहीं समझता कि 26वीं आईनी तरमीम को कोई खतरा है। भुट्टो साहब जब 1973 का आइन पास हो रहा था तो उनके अल्फाज हैं ये उनकी तकरीर में कि हमने इस आइन के अंदर पार्लियामेंट को लामहदूद इख्तियारात नहीं दिए, हमने इंसानी हकूक के हवाले से कदगन लगाई है, हमने अदलिया की आजादी के हवाले से कदगन लगाई है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्योंकि वो खुद बाय प्रोडक्ट है 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, हमारी इस्तदा ये होगी फुल कोर्ट ये केस सुने। सबसे बड़ी बार वकला की सुप्रीम कोर्ट बार, उसमें सदर कौन जीता है इस वक्त? हमारा हमायती याफ्ता। उसका मतलब है कि वकला ने इस रेफरेंडम में हमारा साथ दिया है, इसीलिए इतना ज्यादा मराहत में इजाफा किया गया है, इनाम दिया गया है। मुतालबा था जजिस की तरफ किसी जगह के ऊपर फाइनेंशियल कोई डेफिसिट आएगा तो वो डेवलपमेंट बजट जो हमें दिया जाता है वहाँ पे कट लगता है। उनकी सड़कें गलियां भी कच्ची रहे लेकिन जजों को आपने मराहत दी, बाद में बन जाएंगी, कोई ऐसा इशू नहीं है। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम बात करेंगे जो हफ्ते के रोज़ बलूचिस्तान में अफसोसनाक वाक़या हुआ। सूबाई दारुल हुकूमत क्वेटा के रेलवे स्टेशन पर एक खुदकश हमला हुआ जिसमें सिक्योरिटी एहलकारों समेत 27 अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं और 60 से ऊपर ज़ख्मी हुए हैं। कैसा वाक़या था कि पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया, अफसरदा छोड़ा। धमाके की जो ज़िम्मेदारी है वो BLA ने कबूल की है और बलूचिस्तान की हुकूमत ने 3 दिन के सोग का ऐलान भी किया है। हुकूमत चाहे वफाकी हो चाहे बलूचिस्तान की, उन्होंने कहा है कि दहशत गर्दों से वो सख्ती से निपटेंगे। हमारी तरफ से भी जो तमाम शोहदा हैं उनके लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। डॉन न्यूज़ से सब नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे जो हुकूमत की तरफ से पिछले दिनों में बहुत सी कानून साजी की गई, बहुत तेज़ी से। इल्ज़ाम तो ये खैर हम एक से ज़्यादा हुकूमतों पे लगा सकते हैं कि कानून साजी अब मायने खेज़ रही नहीं है। पार्लियामेंट पिछली जितनी भी देखी, बहुत जल्दी में बिल्स आए, बहुत जल्दी में उन पे वोटिंग करवाई गई, पास किया गया। ज़्यादा मौका नहीं अब दिया जाता है, लगता है ऐसा पार्लियामेंटेरियंस को, कि उसके ऊपर डिस्कशन हो, बहस मुबाहिसा हो, ताकि लोगों को जिनकी ये रिप्रेजेंटेटिव है पार्लियामेंट, उनको भी मौका मिले ये समझने का कि ये कानून साजी किसके लिए की जा रही है, क्यों की जा रही है और इसका क्या असर हो सकता है। और ये पिछले दिनों में जो कानून साजी हुई उसके बारे में तो शायद हम ये कह सकते हैं कि कुछ अनप्रेसिडेंटेड ही थी, जिस तेज़ी से वो बिल सामने आए और जिस तेज़ी से उनको पास किया गया, डिस्पाइट द रैमिफिकेशंस और द इम्पोर्टेंस ऑफ दोज बिल्स। इस कानून साजी में ना सिर्फ एक ऐसी तरमीम थी जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने सारी जो जुडिशरी अदलिया है उसके ढांचे को ही तब्दील कर दिया गया है। अगर हम बात करें ऑफ द पिलर्स ऑफ द स्टेट, उनके दरमियान भी जो एक बैलेंस या चेक एंड बैलेंस का निज़ाम था, लगता है वो भी सारा दरहम बरहम हो गया है। इसके साथ साथ जो बार बार जजेस हैं वो भी इसका इशारा कर रहे हैं। आज भी आईनी बेंच के हवाले से जो जजेस बैठे उन्होंने रिमार्क्स पास किए। मंसूर अली शाह साहब जो है वो एक उनका जो बेंच था वो एक केस सुन रहा था टैक्स के हवाले से, तो जिसके दौरान आयशा मलिक साहिबा जो है उन्होंने कहा कि ये क्या केस जो है ये आईनी बेंच सुनेगी, रेगुलर बेंच जो है वो कैसे समाअत कर रहा है इस केस की। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि फ़िलहाल तो ऐसा कोई बेंच नहीं है, तो ये जो गैर आइनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है। जब तक आइनी बेंच नहीं बैठेगा तो क्या हम गैर आइनी हैं। ये उनकी तरफ से जो कमेंट्स आए जिस पे जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने ये भी कहा कि आर्टिकल 2A के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इसका फैसला करेगी कि केस आइनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच, बट इसमें अभी वक्त लगेगा। मगर इसके साथ साथ जो उतनी ही अहम एक ख़बर है वो ये है
کہ ایک سپریم کورٹ میں بہت سی پٹیشن جہاں آئی ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف، وہاں ایک سیاستدانوں کی طرف سے بھی دائر کی گئی ہے. اس میں عوامی نیشنل پارٹی کے جو معاف کریے گا اختر مینگل صاحب جو ہیں BNP کے ہیڈ، وہ پٹیشنر ہیں. ان کے ساتھ ساتھ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی فہمیدہ مرزا صاحبہ، محسن داوڑ صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، ان چاروں نے ایک پٹیشن دائر کی ہے اور درخواست کی ہے کہ فل کورٹ بنایا جائے اس 26ویں آئینی ترمیم کو سننے کے لیے. سارے موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال کے اسسٹنٹ سیکریٹری جنرل ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز، اور ہمیں جوائن کیا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے، سابق سینیٹر ہیں، وفاقی کابینہ کے ممبر بھی رہ چکے ہیں، سینئر سیاستدان ہیں. ویلکم ٹو دی شو جینٹلمن. کھوکھر صاحب آپ سے گفتگو کا سر آغاز کریں گے. سر وائی دس پٹیشن اتنی آئی ہیں، ساتھ میں آبویسلی بہت سے سوالات بھی ہیں کہ ان پٹیشنز کا کیا فائدہ؟ جو اب آئینی بینچ بن گئے ہیں اور جس طرح سے بنے ہیں وہیں چلی جائیں گی ساری پٹیشنز. وائی آر یو سورٹ آف؟ ہماری تو پہلی استدعا یہ ہے کہ یہ ان آئینی بینچز کے سامنے نہ جائے، اس کو ایک فل کورٹ سنے. اور اس لیے ہم نے یہ استدعا کی ہے کہ بنیادی ایک قانون کا، نظام انصاف کا ایک فلسفہ ہے کہ کوئی شخص بھی اپنے کیس کے متعلق سماعت نہیں کر سکتا. وہ لیٹن کا میکسم ہے نیمو جوڈیکس کاز سوا، A man cannot be a judge in his own cause. تو ہماری پہلی استدعائی یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچز بائی پروڈکٹ ہیں اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے، وہ یہ سن ہی نہیں سکتے، ان کو سننی نہیں چاہیے اور یہ فل کورٹ کے سامنے معاملہ جانا چاہیے. اور پھر جس طریقے سے یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس کرائی گئی، ابھی آپ نے انٹرو کے اندر سردار اختر مینگل صاحب کا بیان بھی، ان کی پریس کانفرنس بھی چلائی. سینٹ کے اندر 65 لوگ چاہیے تھے 2/3 اکثریت کے لیے، حکومت کے پاس اور ان کے اتحادیوں کے پاس 64 تھے. ایک ووٹ انہوں نے جو برتری ہے اس سے انہوں نے 2/3 اکثریت سینٹ میں حاصل کی، اور اسی طرح قومی اسمبلی میں بھی ایک ووٹ کی برتری سے 2 ووٹ سردار اختر مینگل صاحب کے. انہوں نے جس طریقے سے ان کو ہراساں کیا، لوگوں کو اٹھایا، وہ آن ریکارڈ ہے. جماعت کے سربراہ ہیں، ان کے 2 سینیٹرز غائب ہو گئے، ان کی فیملی کو ہراساں کیا. پھر اس کے علاوہ حکومت کے بارے میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کے اندر یہ راز افشا کیا کہ 11 لوگ حکومت نے خرید رکھے تھے. تو اب جہاں پر آپ نے لوگوں کی کو آئینی ترمیم پاس کرنے کے لیے منڈیاں لگا رکھی ہوں، لوگوں کو آپ نہ صرف خرید رہے ہوں بلکہ ان کو ہراساں کر رہے ہوں. ان کے کئی تو تحریک انصاف کے لوگوں کے جو گھروں کے مناظر ہم نے دیکھے اس پیریڈ کے دوران. اسلام آباد میں گھر ہے تحریک انصاف کے MNA اعجاز چودھری صاحب، ان کے گھر پر حلہ بول دیا گیا، ان کا گھر گرایا گیا. ان کی باپردہ جو اعجاز چودھری صاحب کی مسز ہیں، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اور جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ جو ان کے ساتھ بیتی، جو چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال ہوا، اس طرح آئینی ترمیم کرائی جاتی ہے. کنسنسس کے ساتھ آپ کریں، ضرور کریں. لوگوں کے گھروں کے اوپر چھاپے مار کے، لوگوں کے پارٹیوں کے ممبران اغوا کر کے. اور پھر یہ بات دیکھیں، یہ وفاق ہے، اس کے اندر 4 اکائیاں ہیں. ایک اکائی خیبر پختونخوا، وہاں پر تو سینٹ کے الیکشنز ہی نہیں ہوئے، ان کی ریپرزنٹیشن وہاں پر آدھی تھی. سر اگر آپ اجازت دیں تو ابھی تو ختم ہی نہیں ہوئے تھے. ابھی تو میں یہ تو آپ کو نکات گنا رہا تھا ابھی میں. سر یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اس لیے اگر آپ اجازت دیں بریک سے پہلے. بلال صاحب ویسے یہ مینگل صاحب بار بار یہ بات کرتے رہے کہ ان کے لوگوں سے زبردستی ووٹ دلوایا گیا ہے. آپ لوگوں نے تو مطلب کہ کوئی اس پہ انویسٹیگیشن کی، کوئی بات کی آپ لوگوں نے؟ نہ ویسے یہ تو خیر آپ لوگوں میں رواج ہی نہیں. اب بچا کے کوئی ناراض سیاستدان ہے تو آپ جا کے ان سے بات کر لیں مینگل صاحب سے. ویسے تو مولانا صاحب بھی سر یہ شکایت کرتے رہے کہ ان کا بھی کوئی ایک آدھ آدمی غائب ہو گیا تھا، اٹھا لیا گیا تھا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکلیں تو آپ نے ایکسپریشنز تو ایسے دیے as if I don't know what I'm talking about, what کھوکھر صاحب is saying. I'll address one by one. بہت شکریہ اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے سب سے پہلے تو آپ کو یاد ہوگا مینگل صاحب نے جب استعفیٰ دیا تھا قومی اسمبلی سے تو اس ٹائم پہ ایک دیگر وفود ان کے پاس گئے تھے. چونکہ یہی ہمارا بھی موقف تھا، ہماری جماعت کا بھی، حکومتی وفد بھی وہاں پہ گیا تھا ان کو اس بات پہ قائل کرنے کے لیے کہ آپ کے ساتھ 100 اختلافات ہوں بٹ وی ووڈ پریفر کہ مینگل صاحب اسمبلی میں رہ کے ہی اپنی بات کریں. اور ہم نے وہ تو آج تک ہمارا ایک سٹانس رہا ہے.
देखिए, जहाँ तक उनके 2 मेंबरान की बात है जिन्होंने सेनेट में वोट डाला, तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ खुद पेश किया कि उन्होंने वोट, वो जिस तरह एक साहब थे उन्होंने आके खुद क्लैरिफिकेशन पेश की। बाकी अब मुझे इफ यू अलाउ मी, देखिए ना जी, सॉरी सर, मैं सिर्फ इतना कहती कि उनकी तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो तो उन्होंने कहा कि मुझे उठा के, तो उसके बाद भी फिर इसके अंदर फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस आप उसके बाद के बयान का भी जिक्र करें, फिर दोनों चलाइए ना। आप कह रहे हैं कि वो दूसरा वाला हमें सुनना चाहिए। वो आप उनकी बात सुने, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, वो खुद मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं ना, मैं तो नहीं कह रहा हूँ। उन्होंने ही एक बात की और उसके बाद एक कंक्लूडिंग बात की। दूसरी बात यह है कि आप ये देख लें कि कौमी असेंबली और सेनेट दोनों के अंदर 63A की डिफेक्शन वाले कोई वोट्स इस्तेमाल नहीं हुए। मतलब कि सिर्फ ये 2 आप जिसको कह सकते हैं जो मेंगल साहब के 2 थे जहाँ पे वो शायद इन्वोक करें उनकी डिफेक्शन। बाकी कौमी असेंबली के अंदर भी 63A की डिफेक्शन का कोई शख्स नहीं इस्तेमाल किया गया। इत्तेहादी और JUIF के वोट्स थे और 7 4 आज़ाद हमने जो अरकान थे उन्होंने हमें सपोर्ट की। PTI की सपोर्ट की जहाँ तक बात है तो देखिए ये बात इस पॉइंट तक आ गई थी, आपको याद होगा जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुई कि PTI वाले खुद अपने मुंह से ये कह रहे थे कि अब जो ये तरामीम पास होने जा रही हैं हम इस पर कोई ख़ास एतराज़ नहीं है। सुलेमान अकरम राजा साहब और उनके दीगर लोगों ने ये बात की थी और बल्कि इसको सेलिब्रेट किया था। उन्होंने कहा था कि जो आज मुसवदा जहाँ तक पहुँच गया है उसके पैसेज से पहले, इस पर हम मौलाना साहब के किरदार को सराहते हैं और आज जो ये मुसवदा इसके ऊपर हमें ख़ास एतराज़ नहीं, मगर क्योंकि उनके एतराज़ात हैं कि इस तरीके से ही किया गया तो उन्होंने कहा इसलिए हम इसके लिए वोट नहीं देंगे। मगर टू द पॉइंट जो मुस्तफा भाई ने भी की कि 2/3 बेरली पास हुई थी। बिलावल साहब ने भी उस दिन ये बात ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस की थी कि आप टेक्निकली तो आप भी इस मुसवदे से डिसएग्री नहीं करते, मगर उन्होंने एक प्रिंसिपल की बुनियाद पे या व्हाटएवर इट वाज उन्होंने उसकी बुनियाद पे कहा हम इसको वोट नहीं डालेंगे, मगर इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की नुकात के ऊपर कोई एतराज़ात उनके नहीं थे। तो टू द एक्सटेंट दैट वाज पॉसिबल कंसेंसस बिल्डिंग की एफर्ट भी की गई। 2-1.5 महीने के ऊपर मुहित हम भी आपके टॉक शोज पे आके देखते रहे, तवील पॉलिटिकल प्रोसेस मौलाना साहब के घर, रायविंड में, बिलावल हाउस कराची में, PTI वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस विद मौलाना साहब। उसके नतीजे में ये हुई एंड सो आई थिंक that is there. One thing I would like to say, and you know, Article 239(5) says this. Mustafa Saab knows the law better than me. उसमें मैं ज़रूर ये highlight करना चाहूँगा कि regarding challenges to the commission, to the constitutional amendment, this is what the Constitution says: that no amendment of the Constitution shall be called in question in any court on any ground whatsoever. And the next sub-article says that for the removal of doubt, it is hereby declared that there is no limitation whatever on the power of the Majlis-e-Shura, Parliament, to amend any of the provisions of the Constitution. So the Constitution couldn't be any more categorical on that front. सही, तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि आइन के अंदर गुंजाइश ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट देख सके एक आइनी तरमीम को। सर ब्रेक लेनी है मुझे, तो आप जरूर आई एम श्योर यू हैव समथिंग टू से, बट वी विल बी राइट टू अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं मुस्तफा नवाज खोखर साहब से और बिलाल कियानी साहब से और हम उनसे बात कर रहे हैं आइनी तरमीम के हवाले से। जी सेनेट मुस्तफा साहब, आपने सुन तो लिया, इनका चैलेंज ही नहीं हो सकता, तुसी कोर्ट टुर गए हो लेके पिटीशन। हमारे आइन का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है उसके 3 सेलिएंट फीचर्स हैं। उन तीनों में से किसी एक को भी रद्द-बदल नहीं किया जा सकता पार्लियामेंट की जानिब से। एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये 13 मेंबरान सुप्रीम कोर्ट के 13 जज साहिबान ये कह चुके हैं पहले एक केस में। फिर इसके अलावा 1973 का जब आइन पास हो रहा था, देखिए हमारे ज़हन में वो हम अपना पाकिस्तान का कंपैरिजन फौरन करते हैं बरतानिया के साथ जी, कि बरतानिया की जो पार्लियामान है उसको हर किस्म की कानून साजी की इजाजत है और वो करती भी है, क्योंकि उनके तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उनका आइन नहीं है। हमारे यहाँ एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है और जिन ममालिक के अंदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहां पर इस तरह की लिमिटेशंस होती हैं। अब भुट्टो साहब की मैं आपको एग्जांपल दूं कि जब 1973 का आइन पास हो रहा था तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली जिस दिन आइन पास हुआ उस दिन अपनी तकरीर में कहा कि पार्लियामेंट जो है उसके फेटेड लेजिस्लेशन के इख्तियारात नहीं दिए हमने इस आइन के तहत। हमने पार्लियामेंट के जो इख्तियारात हैं उन पर कतगनें लगाई हैं। पहली कतगन क्या लगाई? इंसानी हकूक के हवाले से कि जो इंसानी हकूक इस आइन के अंदर दिए गए उनके मुनाफी कोई लेजिस्लेशन नहीं लेके आई जा सकती। ये फादर ऑफ नहीं, इन्होंने भी इससे पहले भी देखे पाकिस्तान की तारीख में ये एक ऐसा डार्क पीरियड है कि जिसमें एक बाकायदा, पहले तो हम हाइब्रिड प्लस तक पहुंचे ना, अब तो हम इस तरमीम के बाद एक अथॉरिटेरियन ममालिक की फहरिस्त में माशाल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ शादियाने बजाते हुए दाखिल हो चुके हैं कि जिसमें आखिरी रमक भी जो एक इंसान के पास थी कि एक अदालती दरवाजा जाकर वो खटखटा सकता था, आज एग्जीक्यूटिव के, हुकूमत के मनपसंद जज आगे
मिसिंग पर्सन्स की एप्लीकेशन सुनने बैठे होंगे। आपसे अंदाजा आपको नहीं है कि ये हमारे सियासतदानों ने, सियासी जमातों के सरबराहान ने, कि ये क्या दरवाजा उन्होंने खोल दिया। अब इस वक्त अगर 27वीं तरमीम की भी बात हो रही है, फिर उसके बाद 28वीं भी आएगी। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन 16 मिनट के अंदर हमने दोनों ऐवानों ने हाथ उठा के दोनों हाथों से सलूट भी किया, कानून पास कराया। इन्होंने 12 मिनट में करा दिया। अगली जो आईनी तरमीम होगी वो आप 8 मिनट में पास कराएंगे। हम सियासतदान वो तमाम स्पेस छोड़ते जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे मुल्क की जो अदलिया है उसकी एक काली तारीख है। बिल्कुल सही। लेकिन उसका क्या ये मतलब है कि आप जजों से उनकी अदलिया से उसकी आजादी छीन लें? वहां पर हुकूमत बैठकर फैसला करेगी कौन जज जो है वो आईनी बेंच में होगा, कौन नहीं होगा। हुकूमत बैठकर फैसला करे कि परफॉर्मेंस कैसी है, कि कौन सा जज ठीक काम कर रहा है कि नहीं ठीक काम कर रहा। ये कहां पर, किस जगह पर ये इख्तियारात हासिल है? सर अब वक्त, बिलाल साहब। जी देखिए सबसे पहले तो ये कि जहाँ तक बात है जुडिशल प्रेसिडेंट्स की कि क्योंकि पहली जजमेंट ने ये कहा था तो इसलिए आइन की पिटिशन रीओपन हो सकती है, तो जजमेंट्स तो यहाँ पे 63A को रीराइट करने की भी आई थी। मैंने तो आपको वो पढ़ के सुना है जो आइन कहता है। सर उसको अंडू भी जजेस ने खुद किया था ना, आपने ये तो नहीं कहा कि हम इग्नोर करते हैं। नहीं देखिए मगर वो तो करना चाहिए था तो किया, कोई एहसान तो नहीं किया, पहला गलत किया, बात की दुरुस्तगी तो होनी चाहिए थी। सर बट पहले आपने, मेरे कहने का मकसद ये कि आपने मुझे उस तरीके से अगर आप इजाजत दे दीजिए जी, मेरी गुजारिश होगी। जी सर। नहीं देखिए अगर वो ना करते तो आइन के अंदर हम उसको फिक्स करते और ये हमारा इस्तेहकाक है, उनके रॉन्ग को हम करेक्ट करते और ये हमारा इस्तेहकाक है। देखिए दूसरी बात ये है कि जहाँ तक जजेस की तकर्री का मामला है या जजेस की परफॉर्मेंस चेक करने का मामला है, मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ आज भी इख्तियार जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है, जिसके अंदर पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन डाली गई है और जिसमें 2 ट्रेजरी और 2 अपोजिशन के मेंबरान डाले गए हैं एग्जिस्टिंग मेंबर्स के इजाफे में, और एक और नुमाइंदे हैं जो कि एक खातून या माइनॉरिटी रेप है जो कि स्पीकर नॉमिनेट कर सकते हैं। मगर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चेयर करते हैं। अगर कोई एक वाहिद तबका उसके अंदर अक्सरियत में आज भी है तो वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ही है, मगर उसके अंदर पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन आई है और होनी चाहिए। अगर आप अमेरिका जैसी जगहों के साथ मुवाजना करें, और मैं ये नहीं कह रहा कि उनका निज़ाम यहाँ पे करें, बिल्कुल आप सही कहते हैं, हर जगह का अपना कॉन्टेक्स्ट होता है, मगर अमेरिका के अंदर तो जजेस की सही ही नहीं है इस मामले में। यूएस प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को और कांग्रेस उसको कंफर्म करती है, जजेस की कोई अमल दखल नहीं है। तो देखिए इसलिए जी पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है? नहीं देखिए मुझे जो हम फैसला करें, जो आइन के अंदर जो भी आप फैसला करें, यही तो बात है। नहीं, दो सेकंड। नो जज हैज द राइट टू रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली पार्लियामेंटेरियंस। और ये बात कि 8, 10, 12 मिनट के फैसला हुआ 2 महीने आप लोग थक गए क्या कह के मौलाना के घर कोई आ रहा है, मौलाना के घर से कोई जा रहा है। अच्छा आपका ये कहना है कि आइन के अंदर आजाद अदलिया का तस्वुर नहीं? नहीं बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि ये एस्पर्शन कास्ट करना कि हुकूमत ये फैसले करिए, ये गलत है, ये फैक्चुअली गलत है। सिर्फ 2 चीजों की तरफ तवज्जो दिला दूं। आइन जहां से शुरू होता है आप उसका प्रीएम्बल उठाकर देखें, उसके अंदर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में जिक्र है कि उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो सर इसमें नंबर 1 बिल्कुल प्रोटेक्टेड है। 175(3) उठाकर देख लें, उसके अंदर लिखा हुआ है कि कोशिश की जाएगी कि जो एग्जीक्यूटिव है उसका इख्तियार अदलिया के ऊपर खत्म करके, क्योंकि एक जमाने में था कि उसको खत्म करने की कोशिश की जाए। वो 175(3) उठाकर आप देख लो। तो हमारा आइन जो स्पिरिट है आइन का, और किसी माशरे के अंदर भी देखें, हम आप मैं भले हमारे सियासी इख्तलाफात हो, तमाम सियासी जमातें इसी अदलिया के हाथों डसी हुई है ना। नहीं एक तारीख है इस मुल्क में। मेरी ये गुजारिश है कि आपने उठा के बिल्कुल ही उनकी जेब में डाल दिया। हरगिज़ भी नहीं सर। आप जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कॉम्पोजिशन आज निकाल लें, तासुर ये दिया जाता है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर बैठ के सुप्रीम कोर्ट के जजेस लगा रहे हैं, तासुर ये दिया जा रहा है ना। नहीं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसके सरबराह हैं, 13 रुकनी जुडिशल कमीशन है। चीफ जस्टिस उसके 17 जज आप और भी तो भर्ती कर रहे हैं ना। 17 जज आप और भी तो भर्ती कर रहे हैं, इसलिए भर्ती कर रहे हैं। जुडिशल कमीशन ने करने हैं। ओहो देखिए लेजिस्लेट करके आपने एक उसकी तादाद बढ़ाई। वैसे एक बिलाल साहब अगर आप इजाजत दें सर, ये बताएं कि अलग अलग क्यों नहीं आप रख सकते थे? जुडिशल कमीशन भी और जो पार्लियामेंट्री कमीशन है वो अलग होती। व्हाई डिड यू हैव टू मर्ज? आई विल टेल यू व्हाई। बिकॉज इससे पहले पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन जजेस अपॉइंटमेंट एग्जिस्ट करती है जो कि बिल्कुल एक रिडंडेंट बॉडी थी। तो सर आप उसको, वही तो मैं पूछ रही हूँ ना सर, आप उसको स्ट्रेंथन भी तो कर सकते थे जो आप ओरिजिनल 18वीं। देखिए 2 बातें बिलाल साहब सवाल तो सुन लो तुसी सर। 18वीं तरमीम जो ओरिजिनल थी उसमें पार्लियामेंट्री कमीशन के इख्तियारात थे और जुडिशल कमीशन के इख्तियारात थे।
इफ्तिखार चौधरी साहब की वजह से वो पार्लियामेंट्री कमीशन को जैसे आपने कहा कि वीकन किया गया, Why didn't you go back to that? ये हाइब्रिड मॉडल बनाने की क्या हाइब्रिड जरूरत नहीं था। देखिए एक बॉडी अब बनाया सर, अब सुन लेना, अब आपने अगर दलील नहीं सुनी तो अलग बात है। नंबर 1, ये मेरा फैसला नहीं है 2/3 अक्सरियत के साथ, वो JUI भी शामिल है जो हमारे साथ अपोजिशन में थी, और PTI भी शामिल है जिसने कहा हमें इस पे एतराज़ नहीं है। ये कॉन्टेक्स्ट याद रखें, और ये पार्लियामेंट नहीं करना और कोई और नहीं कर सकता, वेदर दे लाइक इट और नॉट। नंबर 2, देखिए एक फाल फॉरम रहा है इस हवाले से 18वीं तरमीम के बाद, वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रहा। क्या हुआ है उसके अंदर कि पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन डाल दी गई है ट्रेजरी और अपोजिशन की तरफ से, बजाय इसके कि आप 2-2 फॉरम्स रखें जिसमें एक गैर फाल साबित हो चुका है, जिसमें पार्लियामेंटेरियंस का कोई किरदार नहीं रहा। उन पार्लियामेंटेरियंस को उस टेबल पे सीट्स दे दी गई हैं जो कि एक बैलेंस फोरम है, जिसके अंदर बार भी है। नहीं, अब मुझे आपने जितना लंबा सवाल आपने किया इतना तो लंबा मैं जवाब नहीं दे सका। नहीं है ना जी, तो इसलिए सवाल भी महदूद हो सकता था। मेरी गुजारिश ये है कि देखिए आप उसके अंदर पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, उसके अंदर एग्जीक्यूटिव भी है, उसके अंदर बार भी है, और उसके अंदर जजेस भी हैं। तो ये तासुर देना कि हुकूमत लगा रही है, ये फैक्चुअली बिल्कुल इनकरेक्ट है और फॉल्स है, कि इट इज जस्ट नॉट ट्रू। देखिए इतनी दकीक और बड़ी उम्दा सुलझी हुई आईनी और कानूनी बहस के बाद मैं आपको बताऊं मकसद क्या है सिर्फ इस आईनी तरमीम का। जो इलेक्शन पिटिशंस है ना, किसी तरह इलेक्शन पिटिशंस ना सुनी जाए। सुप्रीम कोर्ट में बैलेंस क्यों चेंज करना है, 17 जज क्यों नए भर्ती करने हैं? इसलिए भर्ती करने हैं कि किसी भी तरीके से इलेक्शन का जो पोल है वो ना खुले। सारा हमारा जो निज़ाम है, हमने सिर्फ इस चीज़ के ऊपर हम सियासतदानों ने अनफॉर्चुनेटली खुद मिलकर ये कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। आज ये जो रस्म हम छोड़ रहे हैं, ये आने वाले वक्तों में इसके कॉन्सिक्वेंसेस का हमें अंदाजा होगा। जो तहरीक इंसाफ ने किया वो गलत किया। हम उस वक्त चीखते थे, अपने दोस्त जो है तहरीक इंसाफ में उनको कहते थे कि जनाब आपने ये हाइब्रिड निज़ाम के लिए दरवाज़ा खोला है, इसके बाद वो मुकम्मल अंदर आकर बैठ जाएंगे और फिर हम सारे बाहर होंगे। वो तो सर इन्होंने तो इमारत ही गिरा दी, अब तो दरवाजे की भी जरूरत नहीं है। देखिए ना, मियां नवाज शरीफ साहब, मेरे दिल में बड़ा एहतराम है उनके लिए, एक उनकी मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा। असल नवाज शरीफ का सफर तो वहां से शुरू होता है, फिर उसके अंदर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, इतनी मुश्किलात उन्होंने बर्दाश्त की, यहां पर आकर खड़े होना था। और यही हाल पीपल्स पार्टी का, कि यानी कि आपने 50 साल की अपनी जो तारीख है उसकी नफी कर दी, और आप आज उसी लाइन में खड़े हैं, उसी फहरिस्त में तारीख आपको देखेगी कि जिसमें बाकी लोग, इमरान खान, मियां नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, पीपल सब एक लाइन में महमूद और अयाज खड़े हो गए कि जनाब जो खिदमत हमारे लिए हम हाजिर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का। नाज़रीन, यहाँ पे देते हम एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे IMF के हवाले से। रेमिटेंसेस जो बाहर से आ रही हैं 8.8 अरब डॉलर, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 11 अरब डॉलर क्रॉस कर गए हैं। दिन ब दिन इकोनॉमिक इंडिकेटर बेहतर हो रहे हैं। ये मिनी बजट किस चीज का आएगा और किस वास्ते आएगा, मैं तो ये समझ से काफिर हूँ। कोई मिनी बजट नहीं है। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे मईशत का और IMF से जो मुज़ाकरात हैं। IMF का जो एक वफ़द है वो पाकिस्तान पहुंच चुका है। 15 नवंबर तक उनका पाकिस्तान का दौरा रहेगा। वो इस वक्त पाकिस्तानी हुकाम से, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से उनकी परफॉर्मेंस, टारगेट्स, इस हवाले से मीटिंग्स भी करेंगे और मुज़ाकरात भी होंगे। बहुत पिछले दिनों में ज़िक्र रहा है कि पाकिस्तान ने जो टारगेट्स दिए गए थे IMF की तरफ से वो मिस किए हैं, और ये भी बार बार ज़िक्र हो रहा था कि एक मिनी बजट जो है वो शायद उसकी ज़रूरत पड़े हुकूमत को। दो कि हुकूमत बार बार ये कहती रही है, जिस दिन से बजट आया है इनफैक्ट हुकूमत ये कहती रही है कि मिनी बजट का अभी सवाल पैदा नहीं होता। खदशात गालिबन इसलिए भी हैं या तनकीद भी हुई है क्योंकि इतना टैक्सेस का हम कह सकते हैं बोझ डाला गया है लोगों पर कि खदशात मौजूद हैं कि इसमें मज़ीद इजाफा ना हो। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है उज़ैर यूनुस साहब, माहिर बात हैं, वाशिंगटन से हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो उज़ैर साहब। जी उज़ैर साहब, किस तरह देख रहे हैं आप ये जो IMF का मिशन है, क्योंकि पिछले दिनों में पाकिस्तानी अखबारात में ये बहुत तफसील से रिपोर्ट हुआ कि किस तरह बहुत से टारगेट्स जो हैं जो IMF की तरफ से दिए गए थे वो पाकिस्तान ने मिस कर दिए हैं। जी शुक्रिया बहुत बहुत। जो टारगेट्स हैं उसके अंदर आई थिंक जो सबसे 1 या 2 बड़े खदशात मुझे लगता है IMF को हैं, वो एक तो ये कि Q1 का जो रेवेन्यू टारगेट था वो पूरी तरह
मीट नहीं हो सका और उसके अंदर जो की बेंचमार्क्स थे कि आपने टैक्स नेट को वाइडन करना है, बिलखुसूस तिजारती तबकात के ऊपर टैक्स लगाना है, उस पर प्रोग्रेस उस तरह नहीं हो रहा जिस तरह एक्सपेक्टेड था। और दूसरा इशू जो कि ऑलरेडी टाइमलाइन क्रॉस हो गई है और उस पर थोड़ा प्रेशर ज़्यादा आएगा, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ जो फिस्कल पैक्ट का जो अग्रीमेंट था उस पर प्रोग्रेस और उसके एवज जो लेजिस्लेशन करनी थी सूबों ने बिलखुसूस एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स के टॉपिक पर, मुझे लगता है ये दूसरा इशू है जो डिस्कस होगा। और आखिर में जहां आईएमएफ को थोड़ी तशवीश हो सकती है वो इस बात पे कि पाकिस्तान को जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग चाहिए तकरीबन 2 से 2.5 अरब डॉलर के नए कर्जे, उन पे प्रोग्रेस उस तरह नहीं हो पा रहा। और मेरे ख्याल में जहाँ तक रिपोर्ट हुआ है, पाकिस्तान का मानना है कि शायद करंट अकाउंट डेफिसिट कम होने की वजह से ज़रूरत कम है, लेकिन मुझे लगता है आईएमएफ फिर भी कहेगा कि आपने वो फाइनेंसिंग गैप जो है उसे पूरा करना है। तो ज़हर साहब, ऑब्वियसली अगर हम एक एक करके इसको लें तो कितना मतलब कि इस वक्त आईएमएफ की तरफ से दबाव आ सकता है, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल टैक्स रेवेन्यू का अगर टारगेट मिस हो गया है तो उसके बारे में तो इमीडिएटली कुछ हो नहीं सकता। दूसरी तरफ जो सूबों के साथ ताल्लुकात हैं या उनकी स्पेंडिंग है, उस हवाले से मेरे ख़्याल में कानून साजी की भी ज़रूरत है, तो उधर प्रोग्रेस हो सकती है। और तीसरा जो आपने जैसे जिक्र किया कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग शायद सबसे मुश्किल है, तो आपके ख्याल में क्या इस वक्त ऐसी इक़दाम होंगे या पॉइंट्स होंगे जो आईएमएफ की तरफ से कहे जाएंगे? व्हाट कैन द गवर्नमेंट से टू अश्योर देम ऑन दीज 3 पॉइंट्स? देखिए, पहला इशू तो ये होगा कि गवर्नमेंट को अश्योर करना होगा या कॉन्वर्जेशन करनी होगी कि बिलखुसूस सऊदी अरब और यूएई के साथ जो अग्रीमेंट्स थे उनके ऊपर क्या पाकिस्तान को फैसिलिटी मिलेगी या नहीं। फॉर एग्जांपल ऑयल फैसिलिटी का एक जो लाइन है उस पे सऊदी अरब से बात करनी है, तो वो हुकूमत अश्योर कर सकती है या विया सऊदी गवर्नमेंट जो है वो आईएमएफ को अश्योर करवा सकती है। जहाँ तक सूबों का ताल्लुक है, पहले क्वार्टर के अंदर जो एक सूबा था जिसने सरप्लस देना था और उसने नहीं दिया वो पंजाब है। तो पंजाब में भी नून लीग की हुकूमत है, इस्लामाबाद में भी नून लीग की हुकूमत है, तो वो तो आपस में ही फिगर आउट कर लें मरीम नवाज साहिबा के साथ कि आपने जो सरप्लस देना था आपने नहीं दिया, अब आप क्वार्टर 2 में ज़्यादा सरप्लस दें। जो सबसे मुश्किल चीज़ होगी आरिफा, मुझे जो लगती है वो टैक्स के इशू पर होगी कि एक ये क्रेडिबिलिटी का इशू रहा है इस हुकूमत के साथ बिलखुसूस कि पहले मिफ्ता इस्माइल साहब को ट्वीट करके रोक दिया गया ट्रेडर्स पे टैक्स लगाने से। अब ट्वीट तो नहीं आती लेकिन जो टारगेट है वो बार बार मिस हो रहा है और ये पॉलिटिकली एक प्रॉब्लम है पंजाब के लिए बिलखुसूस। तो उस पर जो है उन्होंने आईएमएफ को बताना होगा कि प्लान एक्चुअली है क्या, क्योंकि एफबीआर की अंडर परफॉर्मेंस जो है वो सबसे बड़ा रिस्क है इस वक्त इस पूरे प्रोग्राम के लिए। तो उज़ैर साहब, जो एग्रीकल्चर टैक्स का इशू है उस पर तो कानून साजी की कम थी गालबन, उसको तो खुद ही पब्लिकली हुकूमत ने कह दिया कि वी मूव्ड इट टू द नेक्स्ट बजट। डू यू थिंक जब ये पब्लिक अनाउंसमेंट आई थी हुकूमत की तरफ से तो क्या वो आईएमएफ से डिस्कस करके बात हुई होगी? जहाँ तक मैंने वाशिंगटन में जब कुछ हफ्ते पहले वजीर साहब आए थे उन्होंने भी ये बात की कि उसकी कलेक्शन जो है टैक्स की वो अगले बजट के लिए होगी और क्योंकि उन्होंने ये बात वाशिंगटन में लोग कर रहे थे तो मेरा अंदाज़ा है कि मैं जूम कर सकता हूँ कि आईएमएफ से इस बारे में बात हुई होगी। लेकिन इशू लेजिस्लेशन का ये होगा कि आईएमएफ कहेगा कि जी आप जब एक तरफ आपके पास पॉलिटिकल कैपिटल और कैपेसिटी भी है, आप आइन में तरमीम कर देते हैं या रात बैठे फ़ौरन कवानीन पास करवा देते हैं पार्लियामान में, तो फिर ये वाला काम भी कर दें, इसमें डिले क्यों हो रहा है। तो मुझे लगता है इशू जो है वो क्रेडिबिलिटी का है और इशू ये है कि एक तरफ आईएमएफ देखेगा कि जो हुकूमत या इदारे समझते हैं उनके लिए ज़रूरी लेजिस्लेशन है वो तो फ़ौरन हो जाती है इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन जहाँ आईएमएफ की बात आती है और उसकी अग्रीमेंट्स की आती है तो वहाँ डिलेज अनएक्सेप्टेबल होंगे आईएमएफ के लिए, स्पेशली इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने पिछली कई दफ़ा जो है बात लटकाई है और आईएमएफ जो है वो अब किसी मूड में नहीं है और सऊदी अरब और एमिरेट्स भी इस मूड में नहीं है कि वो बार बार इन चीज़ों पर डिले बर्दाश्त करें और आई थिंक प्रेशर जो है वो मेन इसी बात पर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया उज़ैर साहब, हमारे लिए वक्त ने निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक को। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे गुज़िश्ता रात जो एक दफ़े फिर जिसको हम कहते हैं इंटरनेट डिसरप्शंस देखी सार्फिन ने सेल फोन्स के ऊपर,
बहुत मसाइल रहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेके, और ख़ास तौर पे जो VPNs थे वो काम नहीं कर रहे थे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे जो गुज़िश्ता रोज़ बहुत से सारिफीन ने शिकायत की कि एक दफ़े फिर जो इंटरनेट डिसरप्शन है वो कुछ उसका तजुर्बा हुआ बहुत से लोगों को। कहा यह जा रहा है कि जो VPNs थे मसला उन पर आ रहा था। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फरीहा अजीज़ साहिबा, डिजिटल एक्सपर्ट हैं। वेलकम टू द शो फरीहा साहिबा। फरीहा साहिबा बताइएगा गुज़िश्ता रोज़ जो हुआ, क्योंकि बहुत सी शिकायत सामने आई, इट वाज हार्ड टू टेल व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम वाज। क्या मसला सिर्फ VPNs का था या कुछ और भी था? देखें ऐफा, ये इंटरनेट भी उसकी रफ्तार कल बहुत सुस्त हुई थी, कम से कम कराची की हद तक, और मैं अपने एक्सपीरियंस से तो ये कह सकती हूँ। उसके अलावा लोग ये रिपोर्ट कर रहे थे कि VPNs काम नहीं कर रहे थे, और ये मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया कि मेरे 2 VPNs इस्तेमाल कर रही थी, वो नहीं काम कर रहे थे। उसके जो लॉग रिपोर्ट्स हैं उसमें भी ये ज़ाहिर हो रहा था कि कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है, और ये फिर वही गैर एलानिया किस्म का। हमने पहले सुना था कि VPN की रजिस्ट्रेशन PTA कर रहा है, जो रजिस्टर नहीं करेंगे ब्लॉक करेंगे, लेकिन हमें कोई इत्तला इस हवाले से मज़ीद मिली नहीं। जिस तरह के एक्स की बंदिश भी चल रही है कि आज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ बंद हो रही है। तो फरीहा साहिबा ये एक्सप्लेन टू अस कि मतलब कि एक तरफ इंटरनेट डिसरप्शन है, जैसे आपने कहा कि बहुत रफ्तार स्लो हुई थी और लोगों ने भी इसकी शिकायत की, फिर VPNs का भी मसला आ रहा था, मगर उसके साथ ये है कि कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि उनके पास जो पेड VPNs हैं वो काम कर रहे हैं। मगर आज अखबार में ये भी बताया गया कि जो रजिस्टर्ड VPNs हैं, बिकॉज बहुत सी कंपनीज भी काम करती हैं जिसके लिए उनको VPN चाहिए होते हैं, और उन्होंने PTA के साथ रजिस्टर किए हुए, उनको भी मसाइल हो रहे थे। जी बिल्कुल, ये भी मैंने अखबार में पढ़ा था कि जो रजिस्टर्ड हैं, और देखिए PTA ने यही चीज़ इंडस्ट्री को मिला के ये कहा था कि हम रजिस्टर करेंगे, वाइट लिस्ट करेंगे IP, ताकि काम के हवाले से रुकावट ना पेश आए। लेकिन हमने देखा कि ये भी नहीं हुआ, बावजूद इसके कि वो कह रहे थे हम करेंगे। ये जिस चीज़ को भी हाथ लगाते हैं वो ख़राब ही करते हैं। इनके जो कंट्रोल माइंडसेट है ये ख़त्म नहीं होता है। फिर ये इस तरह से हमें कहते हैं कि नहीं, हम इस इंडस्ट्री को सहूलत दे देंगे, लेकिन फिर आप देखते हैं कि जैसे इस वक्त हुआ VPN के हवाले से, या हम सुस्त रफ्तारी इंटरनेट के हवाले से देख रहे हैं, मईशत पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, इंडस्ट्री पे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, लेकिन इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता ना। या आके कोई बात हमारे सामने रखते हैं, दोगली बातें कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे होते हैं अपने आप को। तो फरीहा साहिबा ये बताएं कि ऑब्वियसली मेरे जैसे लोग तो यही समझते हैं कि VPN जो वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो एक्सेस करना चाह रहे हैं ट्विटर को, X को, जो बैंड है पाकिस्तान में, पर कंपनीज क्यों VPNs इस्तेमाल करती हैं कि उनको भी गुज़िश्ता रोज़ दिक्कत आई, और उनका काम कैसे उस पर असर पड़ता है एक ऐसी सिचुएशन में जिसमें अनएक्सपेक्टेडली VPNs काम करना छोड़ दें? देखिए, आमतौर पे पाकिस्तान की हद तक जो प्रिवेसी का कॉन्सेप्ट है, अनफॉर्चुनेटली हम VPNs इस्तेमाल कर रहे हैं सर्कमवेंशन के लिए, कि कोई चीज़ बंद है, पाबंदी लगी है X के मिसाल के तौर पे, तो उस तक रसाई के लिए। लेकिन VPN का बुनियादी मकसद एक प्राइवेसी टूल के लिहाज से है, डेटा प्राइवेसी, आपके जो IP है उसको मास्क करना, और ये एक रिक्वायरमेंट होती है ख़ास तौर पे कॉर्पोरेट बिजनेसेस की, कि उनकी जो भी कम्युनिकेशन हो रही है वो एक सिक्योर चैनल के ज़रिए हो रही हो, और इनके बैरूनी भी अगर ममालिक में इनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो वहाँ पे वो बाउंड हैं डेटा प्राइवेसी के हवाले से। तो ये तो एक नॉर्म है दुनिया भर में कि आप VPNs सिलेक्टेड डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग तो पर्सनल लैपटॉप्स भी नहीं डिवाइसेस इस्तेमाल कर सकते, और इस वहाँ पे उनको रुकावट और इस मुश्किलात का सामना पेश हो रहा है, क्योंकि जो एक रजिस्टर्ड VPN है वो भी बंद हो गया, तो उनके काम में फिर ये रुकावट आ गई, और वो नहीं मुमकिन कि फिर उस तरह से अपनी वर्क कम्युनिकेशन कंटिन्यू कर सकें। और फरीहा साहबा वेरी क्विकली, एनी अपडेट ऑन द फायरवॉल इशू? पहले तो बहुत ज़्यादा इंटरनेट डिसरप्शन थी, गुज़िश्ता दिनों में कम हुई, क्या वो अब फायरवॉल इंस्टॉल हो गई है? आपके पास कोई उस हवाले से इंफॉर्मेशन है?
دیکھیے انفارمیشن تو کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی تصدیق ہوتی ہے. ہمیں کہا گیا تھا کہ اب جو تیسری یا چوتھی سب مرین کیبل بھی ڈیمیج ہو گئی تھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہا گیا تھا وہ اکتوبر تک ٹھیک ہوگی. ہم نومبر میں آ گئے ہیں, ابھی بھی انٹرنیٹ ڈسرپشن چل رہی ہے. ہمیں اخباروں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ وی پی این کا کوئی گلچ تھا, تو کوئی ایکسپیریمنٹیشن مزید جاری ہے. فائر وال کے نام سے یہ کہتے ہیں کہ فائر وال نہیں لگائی تو ویب مینجمنٹ یا سسٹم ہے. جو بھی لگایا ہے, جو بھی یہ کر رہے ہیں, نقصان تو ہم ہی اٹھا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ فریحہ صاحبہ, ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.